डस्का का इलेक्शन चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए, चूंकि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके जो सरकारी एहलकार इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। वो एक तरफ तो उन 20 या 23 पोलिंग स्टेशन का मामला है जिनका नतीजा रोका गया, जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया, जो फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन पे इशू किया गया उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जीतती है, और जो सुबह 6 बजे बरामद हुआ जिसमें 90% पोलिंग कर दी गई, उसके मुताबिक जालसाजी से पीटीआई को जिताया गया। शहर के तकरीबन 36 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर फायरिंग के जरिए, जहां पे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करके लोगों को वोट डालने से रोका गया। जो 20 पोलिंग स्टेशन इनके इलाके के निकले तो ये तो कहेंगे कि उन पे रीपोल कराएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग क्यूज में लगे रहे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, उनको भी तो ये हक मिले। जिस तरह से उन्होंने ये खुद ऐलान किया था कि वो 23 हल्के में इलेक्शन दोबारा कराएं, और जिस तरह हमारी लीडर की एक पहचान है कि वो कभी भी ना प्रेशर में आता है ना मरगूब होता है, चैलेंज को कबूल करता है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौरन ये चैलेंज कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। देखें, इस मामले को ज़रा थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं और बात करते हैं बिल्कुल सीधी सीधी और खरी खरी, चाहे वो किसी को लगे बुरी। तो पहली बात यह है कि शहरी इलाकों में तमाम सर्विस के मुताबिक, और जितने लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे थे इलेक्शन पे, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो वहाँ के लोकल्स हैं, चाहे ये इसके ऊपर सर्वे करने वाले हैं, तो तमाम लोग एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी थी कि शहरों में PMLN मजबूत है और देही इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कुछ बेहतर है। तो शहरी इलाकों में वोट ज़्यादा पड़ना था PMLN को, ये सबको पता था, और देही इलाकों में वोट ज़्यादा पड़ना था PTI को, इसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के मुताबिक चंद दिन पहले तक जो फेवरेट उम्मीदवार थी वो PMLN की खातून थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो उतने फेवरेट नहीं थे, और उनकी कुछ कमियां कोताहियां थी। उनकी कंपेन में मसला था, यानी उन्होंने बहुत बिलो द बेल्ट जाके इलेक्शन कंपेन में कुछ ऐसे जुमले भी बोले जो जेब नहीं देते एक खातून कैंडिडेट के खिलाफ और उनके मरहूम वालिद के खिलाफ, और कुछ गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई। अब मामला ये था कि शहरों से वोट पड़ना था PMLN को और देहातों से वोट पड़ना था PTI को। ये एक पुराना तरीका वारदात है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती हैं कि ये वाला पोलिंग स्टेशन मेरा कमज़ोर है, यहाँ पे वोटिंग को स्लो करना है। जहाँ अगर मिसाल के तौर पे 5000 वोट पड़ेगा तो उसमें से उम्मीद है कि 3500 वोट चला जाएगा मुखालिफ उम्मीदवार को और 1500 मुझे आएगा, तो मैं यहाँ पे सारा दिन झगड़ा करता रहूँ और उसको कम करके कुछ 3200 वोट वहाँ पे पड़े मैक्सिमम, ताकि मेरे मुखालिफ उम्मीदवार के वोटों की तादाद भी कम हो जाए मेरे साथ साथ। तो इसका फ़ायदा ओवरऑल पूरे हल्के में फिर आपको मिल जाता है। तो हुआ ये कि शहरी इलाकों में तो हुआ झगड़ा दबा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी किया और PMLN वालों ने भी किया, और आपने देखा कि पूरा शहर हुल्लड़बाजी, फायरिंग, लड़ाई, मार कुटाई, इन चीज़ों का मरकज़ बना रहा, और रियासत की रिट हमें कहीं नज़र नहीं आई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी सोती रही और कोई एक्शन नहीं हो सका। हमें नज़र नहीं आया कि बंदे गिरफ्तार कर लिए। उन्होंने बताया कि जनाब ये वो बंदे हैं जो मोटरसाइकिलों पे फायरिंग कर रहे थे, ये वो बंदे हैं जो छतों पे फायरिंग कर रहे थे, ये वो बंदे हैं जो कैंडिडेट के करीब खड़े हुए फायरिंग कर रहे थे, ये वो बंदे हैं जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और पोलिंग को स्लो कर रहे थे। बहरहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसका नुकसान हुआ PMLN को। दूसरी जानिब जो देही इलाके थे वहां पर वोटिंग हुई और उसका फायदा पहुंचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब PMLN कहती है कि हम जीत रहे थे और तहरीक इंसाफ कहती है कि हम जीत रहे थे। अब देखिए, अगर तो पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होता है तो PMLN के दोबारा इलेक्शन जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर उन 23 या 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर PMLN के इलेक्शन जीतने के इम्कानात कम हो जाएंगे, हुकूमत के इम्कानात बढ़ जाएंगे। टेक्निकली आप समझिए, क्योंकि शहरी हल्कों में टर्नआउट कम था, PMLN को मिलने वाले वोट कम निकले। देही हल्कों में टर्नआउट ज्यादा था, और अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो और ज्यादा होगा और फोकस भी ज्यादा किया जा सकेगा। अगर तो किया जाता है मखसूस पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इलेक्शन, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट MNA बन के कौमी असेंबली में आ जाएगा। लेकिन
पीएमएलएन ने अगर अचीव करना है कि इस इलेक्शन को जीतना है तो उन्हें पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20 पोलिंग स्टेशन पे होता है तो उनके इम्कानात या चांसेस कम है कि उनकी कैंडिडेट जीते हैं। इसलिए पीएमएलएन ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। जो पीएमएलएन का पहला मौक़िफ़ था, मैं आपको बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताख़ीर हुई और हमें उसके ऊपर कंसर्न्स हैं। जो पहली इनकी आई थी दरखास्त, तो उस पर उनसे कहा गया कि अब इन 23 पोलिंग स्टेशन के जो आपको फॉर्म 45 मिले हैं, जब गिनती आपके लोगों ने करवाई तो उसके फॉर्म 45 आपको मिले होंगे, वो आप ले आए। वो लेकर आई, लेकिन 23 में से 18 के लेकर आई, 5 के मिसिंग थे। और फिर उसके बाद उनके कुछ जो खदशात थे उनके ऊपर जो है तस्दीक हुई। फिर ये फैसला किया गया कि पीटीआई क्या कहती है। पीटीआई ने कहा कि जी हम इत्मीनान का इजहार करते हैं फॉर्म 45 के हवाले से, क्योंकि वो इलेक्शन जीत रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन को यह लगता है कि बाद नजर में 14 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज में रद्दोबदल किया है। लिहाजा शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए जो सिफारिश आई है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन NA 75 के 14 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन करवाए और तब तक इलेक्शन कमीशन NA 75 के नताइज का ऐलान ना करे। अब गौर कीजिए, अगर तो 14 पोलिंग स्टेशन में होता है फिर तो पीटीआई का कैंडिडेट जीत जाएगा, क्योंकि जहां पीएमएलएन तगड़ी थी वहां पे तो वोटिंग स्लो हुई है, और यहां से पीटीआई का कैंडिडेट फिर जीत जाएगा, उसके इम्कानात ज्यादा होंगे। लेकिन अगर पूरे हल्के में होता है तो पीएमएलएन का चांस वापस आ जाएगा। पीएमएलएन ने अपना मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर यू टर्न लिया। पहले उन्होंने 23 पोलिंग स्टेशन का कहा था, अब वो कह रहे हैं नहीं, आप पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हमें करवा कर दें। यहां से हम आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराऊं ताकि बात हो जाए। हिना परवेज भट्ट साहबा पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। कमल शोदब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं आज के प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। और रुबीना कायम खानी साहब, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हिना परवेज भट्ट साहबा, आप तो 23 हल्कों की शिकायत लेकर 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत लेकर गए थे कि वहाँ पे आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वह पूरा हल्का क्यों बीच में आपने डाल दिया? इमरान, आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि शहर में पीएमएलएन के वोट स्ट्रॉन्ग थे, तो ये सर्वेज ने भी बताया। तो मुझे बताएं कि अगर वहाँ झगड़ा या खौफ व खिलास फैलाने का रीज़न किसका होना चाहिए था? पीटीआई ने, आपको पता है, आपने वो वीडियोस भी देखी जिसमें इनके कैंडिडेट खड़े हुए थे और वो फायरिंग कर रहे थे, और वहाँ तब से वीडियोस वायरल थी। और जिस तरह बात हुई कि उन एरियाज़ में जहाँ पीएमएलएन के वोट स्ट्रॉन्ग थे वहाँ पोलिंग रोक दी गई और वहाँ पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया, और वहाँ वो भी 2 पोलिंग स्टेशन हैं खास नहीं, 3 से 4 पोलिंग स्टेशन हैं। और आप मेरी बात सुनिए, अगर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है और मैं वीडियो देखती हूँ या बाकी वोटर्स वीडियो देखते हैं, तो उनका कितना खौफ व हरास इंक्रीज़ हो जाता है और लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को नहीं लेके जाते। आपने शायद ये सोशल मीडिया पे और वीडियोज़ भी देखेंगी जहाँ बड़े दुकानदार थे, वो कह रहे थे कि हमने सोशल मीडिया पर जब देखा कि वहाँ फायरिंग हो रही है तो हम उस दिन निकले ही नहीं डर के। तो पहली तो बात, जहां अगर इनको पता था पीटीआई वालों को कि शहरी एरियाज़ में पीएमएलएन के वोट स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो पहली बात इस तस्दीक कर देती है कि जानबूझ के इन्होंने खौफ व हरास फैलाने के लिए जानबूझ के वहाँ फायरिंग की कि वहाँ हमारे वोट वीक हों, पहली चीज़। दूसरी बात, जो पहली आप जो दरखास्त थी उसमें अपने 23 लोगों का, जिस दिन की ये, जब उन्होंने ये एप्लीकेशन दी 23 पोलिंग स्टेशन की, तो आपको पता है कि वहाँ क्या माहौल था आरओ के ऑफिस में। वहाँ 20 पोलिंग ऑफिसर्स जो है वो ऑफिसर्स गायब थे, पीओस, और उस वक्त समझ नहीं आ रही थी क्या। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो यही था, रिएक्शन उस वक्त ये था कि ये 20 लोग गायब कैसे हुए हैं। आपको पता है, जैसे पिछले जिस तरह भी धांधली होती है, जो भी होता है, बैलेट बॉक्सेस घूमते हुए सुने हैं, वोट चोरी होते हुए सुने हैं, पहली दफा ये देखा है कि प्रेसिडेंशियल जो पीओस है वही गायब हो गए। आपके ख्याल में वैसे होना क्या, इन बंदों को गिरफ्तार करके पूछना चाहिए कहां गए थे? देखिए अब आखिरी हाल तो यही रह गया, वो तो बोलते ही नहीं, बताते ही नहीं, और उन्हें फोर्ज डॉक्यूमेंट लाके जमा करवाए। देखिए सिस्टम है, उनके मोबाइल्स तो पता चल सकता है ना कि उनकी लोकेशन कहाँ थी, एग्जैक्टली कहाँ गए वो। दूसरी बात, हर पोलिंग ऑफिसर के साथ आपको पता है कि पुलिस साथ होती है। एग्जैक्टली पुलिस के पास वायरलेस भी था,
वायरलेस डिवाइस तो नहीं बंद होती ना फॉग में, ठीक है। तो आपको ये तो, और फिर आपने कई प्रेसिडेंशियल नहीं, मोबाइल भी बंद नहीं होता, मैं फॉग में बहुत जाता हूँ, हंटिंग करता हूँ, मुझे पता नहीं बंद होता, बहुत सिग्नल वीक हो जाते हैं सिर्फ इंटरनेट के, मोबाइल के चलते रहते हैं। फिर आप मुझे बताएं कि जो एक तो आपने भी वीडियोस देखी जिसमें वो पीओ कह रहा था कि हम मुझे सिविल, देखिए सबसे मशकूक पोर्शन है ना, वो ये है कि ये बंदे कहाँ गए थे, ये बंदे कहाँ गए थे, ये सबसे मशकूक पोर्शन। ये बड़ा इजी है ट्रैक करना। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं, मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि किसी बहुत ताकतवर हस्ती ने या टीम ने इनको उठाया और एक जगह पे इकट्ठा करके इनसे काम करवाया और फिर डिस्पर्स करके वापस भिजवा दिया। देखिए ताकतवर हस्ती का नहीं पता, लेकिन लाज़मी तौर पे ये हुकूमत ने इंतजामिया को यूज करके, आप मेरी बात बताइए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को फोन कर रहा है या आईजी पंजाब को फोन कर रहा है और वो उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ये सबसे पहले शो होता है ना कि एसएचओ वोट डालते हुए, फेक वोट डालते हुए पकड़े गए हैं। फिर आपने एक पीओ को देखा जो लियाकत जिसका नाम है, जिसकी एक वीडियो आई और वो भी आपने देखा कि उसके पीछे स्क्रिप्ट चल रही है। अच्छा, वो क्या कह रही हैं, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि मरियम साहबा कह रही हैं कि जिसको धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया वो जाली आजम के हुक्म के बगैर नहीं कर सकता। धांधली से मुतालिक मेरे पास 2 अफराद के नाम आ चुके हैं, बताया नहीं उन्होंने। धांधली नहीं, एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से हो रहा था। इलेक्शन कमीशन अमला अगवा कर लेना और पूरी रात एक मुकाम पर रखना, पीटीआई के सरकुर्दा अरकान की मौजूदगी में नताइज तब्दील कराना, 14 घंटे बाद अचानक अमले का बाजमात वारिद हो जाना निचले लेवल का काम नहीं है। अब कमल शोजब साहबा, ये है जी एग्जैक्ट एलिगेशन मरियम नवाज साहबा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान। आपने काफ़ी चीज़ें वैसे ही क्लियर कर दी हैं पिक्चर। अब बाकी की जो क्लैरिटी है मैं बता देती हूँ। एक तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा को आईएसआई का चीफ लगा देना चाहिए, जितनी जल्दी उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। अभी बैलेट ख़त्म नहीं होता तो उनको इलेक्शन के रिजल्ट्स पता चल जाते हैं। इधर उधर से जितनी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले उनके पास रिकॉर्ड होकर चली जाती हैं, वो संभाल के भी रखती हैं। इलामी तो ताकतें उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। मेरे ख्याल में कोई जो दूसरों पे ये इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, मौक्कल शायद इन्होंने रखे हुए हैं जो अंदर का हाल निकाल के ले आते हैं। इसके अलावा आप देखें कि अपने ही जो इनके एमपी हैं उनकी तस्वीरें, वो वीडियो को इस्तेमाल किस तरह करते हैं। मैं सिर्फ इतनी इनकी शान में कसीदा पढ़ना चाहूँगी कि जो इस पाकिस्तान की सियासत में धांधली के मौजद हैं वो इनके वालिद साहब हैं। उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया था, ये छांगा मांगा ले जाने वाला, उठा के MNAs को उठा के उनसे वोट डलवाने वाला, उनको प्रेशराइज करने वाला, वीडियोस बना के ब्लैकमेलिंग करने वाला, जजेस को ख़रीदने के लिए फौजी जर्नलों को BMW की चाबी ऑफ़र करना, पैसे ऑफ़र करना, लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना। ड्राइवर है तो उसको आपने आपका अगर वो आप खुश हुए, नवाज शरीफ लव्स यू, नवाज शरीफ खुश हुआ है, चलो जी आओ तुम्हें मेयर बना देते हैं। कोई और है तो चलो तुम्हें सदर बना देते हैं। उन्होंने तो इस मुल्क को अपनी जागीर की तरह से, मतलब हमेशा से, जिस तरह वो कहती हैं हमारी फिरदौस आशिक अवान साहिबा के एक मुगलिया दौरे हुकूमत में भी इस तरह के आपको बदतरीन मिसालें नहीं मिलेंगी। अब आ जाएं जो फैक्ट्स की ये बात कर रही हैं। देखें, उन्हीं इल्हामी ताकतों की वजह से, उन्हीं इन्वेस्टिगेटिव जो इनके पास एजेंसीज़ हैं, कोई जो इनको 5 बजे से पहले बता देती हैं, वीडियोस भी दे देती हैं, उसके तहत तो ये डस्का जीत रहे थे। और उन्होंने तो अपनी जो है वो फतह का ऐलान भी कर दिया था। उनकी आप टाइमलाइन ट्विटर पे जाके देख लें, जो वज़ीराबाद में माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, जो मरीख में है PP 53 जो है या 51 है आई थिंक, वहाँ पर जो भी हो रहा था इलेक्शन, वो हो रहा था मरीख पे। वहाँ PTI की हुकूमत नहीं थी, वहाँ इनकी अपनी मेरे ख्याल में हुकूमत थी और इलेक्शन कमीशन US से आया हुआ था। क्योंकि वहाँ ये जीत रहे थे तो सब कुछ ठीक हो गया। वहाँ पे 63 जो नौशेरा में हुआ वो भी मरीख पे हो रहा था इलेक्शन। जहाँ जहाँ ये जीतते रहे वो सारा इलेक्शन मरीख पे होता रहा। वहाँ पे US का इलेक्शन कमीशन वाले आके बैठे हुए थे और सब कुछ बेहतरीन हुआ। सिर्फ डस्का में जहाँ पर ये हारना शुरू हुए, और आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स इस पे भी रिकैप कर दूंगी कि रूरल एरिया में पिछली दफ़ा 2013 और 18 के अगर आप इलेक्शंस का रिजल्ट उठा के देख लें, PTI के लोग डिवाइडेड थे, वोट वही लेते रहे हैं। वो अब इस दफ़ा हो गए थे कंबाइंड, तो वोट सारा एक्यूमुलेट होके एक जगह आ रहा था। तो वहाँ पे सिर्फ इनको प्रॉब्लम हुई है। उससे पहले तक 337 पोलिंग जो स्टेशंस का रिजल्ट आ रहा था, 337 मोस्ट लाइकली, उस पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ 23 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उस पर हुकूमत ने मशीनरी को भी साथ मिला लिया,
खलाई मखलूक ने भी छलांग मार ली, बाकी भी सारे आ गए, अचानक से रेस्क्यू 1122 स्टार्ट हो गया वहाँ पे। तो ये इनका एक पुराना तरीक़ेकार है वारदात करने का। अब हमने इनको कहा है कि जनाब जो आपकी इनिशियल डिमांड थी कि 23 जो पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ इनके मुताबिक एक गैर मरई मखलूक ने आके उन सारों को हॉस्टेज किया और वो चले गए, वैसे बाय द वे उसका जवाब देना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये उनका अमला है। उनको चाहिए कि अगर वो इंक्वायरी करते हैं तो वो करें, इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबल तो है कि कुछ जिम्मेदार लोग पुलिस की मौजूदगी में गायब हो जाते हैं और फिर वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाते। तो गवर्नमेंट को हमें इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये लोग गए कहां थे। मैं उसका आपको जवाब देती हूँ। मैं पहले सिर्फ इतना बता दूं कि अब 23 पोलिंग स्टेशन से अचानक पूरा हल्के का जनाब उन्होंने जो जीता हुआ बकौल उनके, और बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही थी, और फिर मजलूम जो 2 हमारे बंदे मार दिए इन्होंने। और आप एक चीज़ और सिर्फ कहूँगी, फिर डाइग्रेस हो जाएगी वरना बात आगे पीछे, कि उस दिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ कौन उड़ाता नजर आया। एहसन इकबाल साहब आरओ के कमरे में क्या कर रहे थे, और इनके जो मेंबरान हैं नेशनल असम्बली के, और वो राना सनाउल्लाह साहब जो अपने शार्प शूटर्स लेके वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियाँ दी हैं। उससे पहले 20 जनवरी को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगले जितना भी इलेक्शन होंगे उसमें हथियार उठाए जाएंगे। मरियम साहिबा अपनी तकरीरों में इंस्टिगेशन करती रही कि ये जंग है, इसको लड़ जाओ, फिर उसके बाद फरमा रही है कि तब्दीली को आप कीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद कीजिएगा, मुझे जरा पीपल्स पार्टी को मौका देना। तब्दीली के आपने हमारे मासूम वर्करों को उतारा कब्रों में, उन बेचारों को शहीद किया जो पोलिंग। मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी दे एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। रुबीना कायम खानी साहब, पूरा हल्का या 23 पोलिंग स्टेशन जहां पे प्रॉब्लम हुआ है, आपके ख्याल में पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क है, फिर दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन करवाएं या 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर काम चल जाना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये पूरा जो ख़ासतौर पर डिस्का का जो इलेक्शन हुआ है NA 75 का, मैं ये कहूँगी कि ये पूरा जो ये गेम हुई है कि 20 जो है आरओज़ की जो है वो गुमशद की, और फिर उसके बाद जो हालात हुए, और जो जिस तरह से कोई भी सियासी जमात जब इस तरह का झगड़ा और फड्डे डालती है तो इट मीन्स कि वो इलेक्शन को दोबारा से जो है वो उन हलकों में करवाना चाहती है, और ये PTI इसमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि PTI को अब चाहिए, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि वो पूरे हलके में जो है वो दोबारा से पोलिंग करवाए। और ये जो ख़ास तौर पर एक पाकिस्तान में एक रिवायत पड़ गई है कि आप मतलब इस तरह की जो है वो हालात को ख़राब करके और दोबारा से रीपोलिंग की और वो दरख्वास्तें देना और वो करना, तो ये जो है चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरे मैं ये कहूँगी कि पूरे हल्के में बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, ताकि यानी आप PMLN की गैर मशरूत तायीद कर रही हैं? जो देखिए, मैं PMLN की नहीं कर रही, मैं उस अज़ाइम की जो है के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ कि जो PTI के इसके पीछे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पूरे हल्के में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, और ताकि जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और उसमें बिल्कुल बड़ा स्ट्रिक्टली इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहूँगी कि एक्शंस लेने चाहिए कि जो जिस तरह से अभी उनके आरओज़ जो है वो गायब हो गए, और जिस तरह से उनका वो मतलब पूरी रात वो धुंध में वो छुपे रहे और फिर सुबह में वो जो है बाजियाब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल से इलेक्शन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा शफाफ होना चाहिए। ये क्या तब्दीली लेकर आए हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि इन्होंने इतना मतलब कलमा पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, रियासत मदीना की बात करके पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो आंखों में उनके धूल झोंकी, और अब जो है इसी तरह से वही हालात नज़र आते हैं जो पहले हम इलेक्शन में देखते थे। और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ खुद भी हुई हैं इलेक्शन के दौरान। ये सिर्फ और सिर्फ प्री प्लान होता है, और इसको पूरे इलेक्शन को जो है मैं ये कहना। ठीक है, अब मेरे ख्याल में एक चीज तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां गए थे, किसके पास गए थे, कौन ले गया था, या अज खुद गायब हो गए थे किसी के कहने पर, और ये इतनी देर तक करते क्या रहे हैं, और बातों का ठीक जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। इसकी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान को इसलिए भी करनी चाहिए कि आइंदा के इंतखाबात में ये हरबे इस्तेमाल ना हो सकें। ब्रेक लें, वापस आते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाजरीन। जी हिना साहबा, क्या फरमा रही थी आप?
मैं कह रही थी कि कंवल काउंटर कर रही थी किसी बात। मैं कंवल साहिबा ने कहा कि ISI वाली बात की कि मरियम बीबी हैं, वो तो बड़ी विजिलेंस है बड़ी, तो मैं इनको ये बता दूं, और ये बड़ी अच्छी चेंज है पाकिस्तान में कि जो वोटर्स हैं ना वो बड़े विजिलेंट हो गए हैं। वो इस वक्त सिर्फ अपने वोट डालते नहीं हैं पर अपने वोट की हिफाजत को भी जानना शुरू हो गए हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो डस्का का इलेक्शन बाय इलेक्शन है जो इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है, आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिकॉज ये बाय इलेक्शन ने अब गवर्न करना है कि आगे हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होएगा। बिकॉज ये छोटा सा एक ट्रेलर था टूवर्ड्स कि धांधली कैसे होती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रेस रिलीज की। खुद पहली दफा आज तक हमने इलेक्शन में ये नहीं सुना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही गायब हो गए, और फिर प्रेस रिलीज आई, फिर आपने नहीं, देखा इसकी किस लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए आपके ख्याल में? इसकी बड़ी, और मैं ये भी बात कर रही थी, आपको शक है कि ये बंदे या तो अगवा हुए हैं या अपनी मर्जी से गायब हुए हैं? क्या आपको लगता है? नहीं, अगवा हुए, अपनी मर्जी से लोग गायब नहीं हो सकते। अपनी मर्जी से कैसे गायब हो सकते? पैसे वैसे भी मिल जाते हैं ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये एक बड़ा प्लान था हुकूमत की तरफ से। अब इन्होंने बात की कि हमारे मिनिस्टर्स, कौन अगवा कर सकता है मुझे बताएं? पहली बात कंप्लीट कर लूं, मैं आपको बता दूंगी, ये इन्हीं हुकूमत ने अगवा किया होगा और कोई नहीं। आपके ख्याल में हुकूमत से इतना डर गए हैं कि वो बता ही नहीं रहे? ये बता, अभी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, इन्हीं के लोग आएंगे। उस्मान डार, ये अभी हमारे मिनिस्टर्स के मरीम बीबी की बात कर रही हैं। उस्मान डार का अपना बयान है कि इलेक्शन के दिन जंग का माहौल था। तो अगर इलेक्शन के दिन जंग का माहौल था तो लोग कैसे खौफो हरास के बगैर इलेक्शन के लिए वोट देने निकल सकते हैं? फिर ये हमारे मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये तो हुकूमत में है। महमूद रशीद साहब को आपने देखा वहां फिर रहे थे उनकी गाड़ी में। अभी तक आप लोगों को कितने वोट पड़ गए इन 23 पोलिंग स्टेशंस को निकाल के? कितने वोट पड़े हैं आपको? वोट मैं तो बताऊं, जब 336 पोलिंग स्टेशंस का 97 से ऊपर था, 97,000 से ऊपर। उनको कितना पड़ा? 97,000 से ऊपर थे। इनकी जो भी थी कि उससे हमारी 90 प्लस थे ना ये भी हमारी, लेकिन लीड ये भी 90। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज कर रहा हूं, ये जो वोटिंग हुई है ना, आप कह रही हैं जंग थी, ये वोटिंग फिर भी जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़े। जनरल इलेक्शन से ज़्यादा हमारी बहुत लीड थी इसमें। पहली बात, रूरल एरियाज़ को छोड़ दें, जो शहरी इलाके थे उन्होंने इधर उधर पोलिंग रोकी। आपने देखा कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, दरवाजे बंद किए हुए थे पोलिंग स्टेशन के अंदर से, पोलिंग स्टेशन खाली थे, हमारे वोटरों को अंदर नहीं आने दिया। और एक और चीज़, नौशीन साहिबा ने आज कहा, जो कैंडिडेट था, कि DSP ने मुझे थ्रेट किया। ठीक है, उन्होंने आज उन्होंने कहा मुझे थ्रेट किया, यहाँ तक कि मेरी चादर को भी उछालने की कोशिश की। उन्होंने ये थ्रेट की, और ये मुझे बताए। और एक बड़ी मेरी ऑनरेबल कुलीग कंवल ने बात की कि हम अपनी मर्जी का, हमारे हुकूमत में सदर लग जाता था। तो मैं इनको शायद ये भूल गई हैं कि अभी आरिफ अलवी साहब जो है वो क्यों सदर लगे हैं, या इमरान इस्माइल साहब गवर्नर कैसे लगे हैं, या यास्मीन राशिद साहिबा ने अपनी बेटी को डॉक्टर्स की एक स्पेशल सीट आज आपने देखा लग दी है। और या वीडियोस की आप बात कर रही हैं जो मरियम बीबी वाली, आप मुझे बताएं सेनेट से पहले तो अभी जो वीडियोस आई हैं जिसपे आपके अपने PTI वाले लोग पैसे ले रहे हैं, और उन्होंने परवेज खटक पे इल्जाम लगाया, प्लीज सेनेट से पहले उसकी तो इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो हम तो ये बात करते हैं कि ये वाला, तो मैं देख पाता हूं, इन लोगों की बात पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। ये परवेज खटक पे छोड़ के शहबाज शरीफ पे भी इल्जाम लगाए ना, तो उनकी बात पे यकीन इसलिए नहीं करना चाहिए। आज 35 करोड़ का, आज की दोबारा बात हुई, जो लियाकत बंदा था, लियाकत इनका PTI वाला बंदा, उसने कैसे कह दिया कि 35 करोड़ पे इन्होंने। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ बोला ना, उनकी बात पे तो अब यकीन करे ही ना। उन्हें कुरान पाक पकड़ा और उन्होंने कहा जनाब हमने पैसे लिए ही नहीं, और इल्जाम लगे तो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली होनी चाहिए। इल्जाम लगे तो रेजिग्नेशन होना ये चाहिए कि इन्होंने जिनको वोट डाले और जो इनके वोटों से जीते, उनकी सीटें वापस ले लेनी चाहिए, और इनसे पैसे भी वापस निकलवाने चाहिए, और सियासत पे पाबंदी इनके भी लगानी चाहिए, और पैसे देने वालों की भी लगानी चाहिए। एम आई राइट? चल आगे बढ़ते हैं। मैं कमल शोधर साहब आपके पास 1 मिनट आता हूं, जरा मैं रुबीना कायम खानी साहब से एक चीज पूछ लूं कि फाफिन की रिपोर्ट क्या कह रही है। फाफिन की रिपोर्ट ये कह रही है, जिसका आप लोग हवाला देते हैं अक्सर, वो ये कह रही है कि इन सारे हालात के बावजूद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं NA 75 में पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद, ज़िमनी इंतखाबात 2018 से बेहतर थे। वो 2018 से बेहतर कह रहे हैं। अगर तो ज़ारे शाह की जीत ठीक थी तो फिर ये इलेक्शन भी ठीक है, उससे बेहतर थे।
जी रुबीना कायम खानी साहब। जी इमरान, हाँ मैं ये कहूँगी कि 2018 से बेहतर थे। फाफिन की रिपोर्ट कह रही है कि इट मीन्स कि 2018 के उन्होंने ये साबित कर दिया कि इलेक्शंस जो हैं वो बेहतर नहीं थे और उसमें बहुत नहीं, ये उससे बेहतर थे। और जिस तरह ये जो बेहतर हुए इसमें थोड़ी कम, ये अगर बेहतर हुए तो ये फिर उससे कम धांधली हुई होगी, मतलब इट मींस कि नहीं, लेकिन उसमें क्योंकि पीएमएलएन का कैंडिडेट जीत गया था तो इसलिए वो ठीक थे, और इसमें क्योंकि इलेक्शन में पीएमएलएन का कैंडिडेट खतरे में है तो ये ठीक नहीं है। हालांकि फाफिन कह रहा है कि वो ठीक थे, वो बेहतर थे। बात देखिए अभी अगर हम बात करेंगे और बात कर रहे हैं तो NA 75 के इलेक्शन सिर्फ स्पेसिफिकली उसके मुताबिक उससे रिलेटेड ही बात नहीं करेंगे। जब इलेक्शन में इस तरह के हालात हुए हैं तो हमें सीरियसली इसमें जो है वो जो इसमें सोच के बैठ के सोचना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, ख्वाह वो नवाज ग्रुप हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो। आप देखें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम क्यों नहीं करते, मतलब आप जिस तरह से PTI अगर ये बात करती है और वाकई ही वो चाहती थी कि तब्दीली होनी चाहिए तो उन्होंने क्यों नहीं जो है वो इसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। और अभी आप सेनेट का जो हाल देख लें, देखिए 5 साल आपने नहीं की, 5 साल पीएमएलएन ने नहीं की, तो PTI अब लेकर तो आई है, कुछ ना कुछ आप करने नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी नहीं, वो किस टाइम में लेकर आई है, हम आप वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आ रही है इलेक्शन उसमें कमीशन में इलेक्शन प्रोसेस में, और वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो ये तो आइन की नहीं, फर्स्ट दे हैव प्रोवाइडेड यूज, सबसे पहले आपको ये मौका फराहम किया कि आप इसको करें। रुबीना कायम खानी साहब पहले आपको मौका दिया कि आप लोग करें, जब आपने नहीं किया तो वो उधर चले गए। देखिए हमने जितनी कोशिश हो सकती थी, एक डिक्टेटर का पूरा दौर था, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी और उसमें जितने जो लेजिस्लेशन खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई हैं और जितने रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, और ये सारा मतलब देखिए रुबीना कायम खान साहब आप लोग हमें ये बताते रहे हैं कि एहतसाब का कानून आप लोग इसलिए पास नहीं कर सके कि पीएमएलएन नहीं चाहती थी। आपने खुद बताया कि पीएमएलएन नहीं चाहती थी इसलिए हम एहतसाब का निजाम नहीं बना सके। पीएमएलएन के पास इसका कोई जवाब नहीं है, वो कहते हैं जी हमें अफसोस है कि हम एहतसाब का कानून नहीं बना सके, लेकिन आप दोनों में से कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने मना किया था। आप लोगों को फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने किसी कानून साजी से मना तो नहीं किया। लेकिन मैं इमरान साहब ये आपको ये बात बता दूं कि लेकिन हमने अगर पीएमएलएन हमारे साथ इसमें नहीं कंसेंसस उनका बिल्डअप हो सका तो हमने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो है इस चीज को नहीं वो मुसल्लत किया। हमने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट में ये चीज होनी चाहिए। तो ये सारी आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के दौर में कितने सदारती ऑर्डिनेंस आए थे? डू यू रिमेंबर? पीपल्स पार्टी के दौर में सदारती ऑर्डिनेंस की तादाद क्या थी और पीएमएलएन के दौर में सदारती ऑर्डिनेंस की तादाद कितनी थी? मैं आपको दोनों प्रोवाइड कर देता हूं कि आप दोनों के एतबार में। मुझे ये याद है कि हमने बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा की थी। एग्जैक्टली आपने और पीएमएलएन ने मिलकर बहुत लेजिस्लेशन की थी और वो कंसेंसस के साथ किए। हमने जो है वो मुसल्लत नहीं किया, हमने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड रख के जो है वो कानून साजी की है तमाम इश्यूज के ऊपर, ख्वाह वो बच्चे हों, औरतें हों और दूसरे इश्यूज हों, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हों, तो वो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं। अब अगर आप देखें तो PTI का ये रवैया जो ख़ास तौर पर कभी वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए के ज़रिए फैसला लेती है, कभी सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए, पार्लियामेंट को तो उसने वो वक़्त ही नहीं दी। तो फिर देखिए रुबीना कायम खानी साहब के डोंट यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान का एक बड़ा तगड़ा ऑर्गन है और उसके भी फंक्शंस हैं और वो अपने रोल से बाहर तो नहीं निकलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई है तो किसी कानून के तहत और आइन के मुताबिक गई है। अगर वो कोई नोटिफिकेशन ला रहे हैं तो कानून और आइन के मुताबिक ला रहे हैं। अगर कुछ गैर आईनी है, गैर कानूनी है तो उसकी निशानदेही फरमाइए। देखिए मैं ये कहूंगी इमरान साहब के अगर आइन में अगर आपने चेंजेस करनी है तो वो पार्लियामेंट के जरिए ही होगी, वरना आइन आपने क्यों बनाया पार्लियामेंट में? तो आप वो कैसे आप अदालतों के पास जा सकते हैं, कैसे आप ऑर्डिनेंस के जरिए जो है, ये तो एक डिक्टेटर का रूल है कि वो जब भी मुल्क में डिक्टेटर आया है उसने एक ऑर्डिनेंस निकाला है और अवाम पे मुसल्लत कर दिया है। जी कमल शोधन साहिबा, मतलब जो फिर अगर आप किस तरह से बात करते हैं कि एक जमहूरियत होनी चाहिए, पार्लियामेंट
लेकिन मैं आपको ब्रेक के बाद चेक करके बता भी दूंगा आपको कि मैं भी चेक भी करवा लेता हूं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में कितने सदारती ऑर्डिनेंस आए थे। मैं ब्रेक के बाद जरूर आप लोगों को बताऊंगा, चेक करवा रहा हूं मैं। कमल शोधव साहब, आप मुझे ये बताएं कि पूरे हल्के में हो जाए इलेक्शन तो क्या फर्क पड़ता है आपको? आपका तो बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट है, उस्मान बुज़दार साहब ने दूध और शहद की नहरें बहाई हुई हैं पंजाब में, तो इलेक्शन तो आप जीत ही जाएंगे, पूरे हल्के में करवा दें। इमरान, 3 बातें हैं, 3 हिस्से हैं जो अभी डिस्कशन हुई है, मैं बारी बारी जवाब दे दूं। आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात की थी कि वो कहीं गायब हो गए और बेचारे अब बोल नहीं रहे। मैं सिर्फ याद दहानी करा दूं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते कौन है, इलेक्शन कमीशन किस अमले को बिठाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। ये वो बेचारे सरकारी टीचर्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं, मिडिल जो टीचर्स होते हैं जिनकी ड्यूटियां लगती हैं। अब मुझे बताएं, जो उस इलाके के टीचर्स हैं जिसके ऊपर इनका रोब है, जिनको इन्होंने लगवाया हुआ है, अगर आरओ इनको बिठा के चाय पानी पिला रहा है तो वो आरओ अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कह नहीं सकता है कि जाओ जनाब गायब हो जाओ, या मतलब ये जो हुकूमत में इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि इन्होंने अगवा करवा दिया और फलाना करा दिया, तो ये याद रखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो कोई टार्जन की औलादें तो होते नहीं है ना, वो कोई जॉन रेम्बो होती हैं जिन्होंने वो हाथ में बड़ी वाली मशीन गनें पकड़ी होती है। बेचारे मजलूम टीचर्स हैं और सारा अमला वही होता है। आप उनको 1 सेकंड में प्रेशराइज कर सकते हैं और वही इन्होंने किया है। राना सनाउल्लाह साहब जत्थे ले लेके अटैक करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब अपने मॉडल टाउन के जो शार्प शूटर्स थे वो लेके वहां पहुंचे हुए थे। आपकी पुलिस ने दिखाया कि उन्होंने वहां से बैठ के कमल शोधव साहब, कितने शार्प शूटर आप लोगों ने गिरफ्तार किए? जवाब दूं, देखिए राणा सनाउल्लाह के शार्प शूटर अगर मनाजुल कुरान में आके उन्होंने लोगों को मारा मेरी बात सुन तो वहां तो चले उनकी हुकूमत थी। सबकी बात, मेरी बात सुन, सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा। आपने 2 दफा कहा कि राणा सनाउल्लाह के शार्प शूटर थे, आपने कहा राणा सनाउल्लाह के शार्प शूटर थे, किधर हैं, क्यों नहीं पकड़े? मैं आपको उस बंदे का बता देती हूँ, तस्वीर भी भेज देती हूँ जिसने उस्मान भट्ट ने जिसने गोलियां मारी हैं, पकड़ा मैं भी आपको भेजती हूँ। अच्छा सुन ले मेरी बात, मैं आपको बता रही हूँ, पकड़ा हुआ है, आप तो अंदर है ना वो। अगली बात जरा सुन लीजिए। पुलिस के लोग बैठे हुए थे, 10-10 सिपाही थे, लेकिन पुलिस का काम जो है वो गोलियां चलाना नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर जितनी है कि जिस वक्त जत्था अटैक करता है सबसे पहले पुलिस वाले अपनी जान बचाते हैं कि हमारे ऊपर कोई नई इंक्वायरी ना बन जाए, वायलेंस के नतीजे में कोई मार पीटा हो गई और उनके जेहन में ये होगा कि जत्थों के सूरत में लोगों ने अटैक करना है, इसलिए फौज आती है। ये आरओस का इलेक्शन 2013 में भी हमने देखा था, जहां शाम को पहले से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि अगर मैं नहीं जीता तो मुझे बड़ी हैवी उससे मेजॉरिटी से जितवाना। ये इस चीज के माहिर हैं। मैं यहां अपनी नाअहली बिल्कुल तस्लीम करती हूं कि धांधली हम इनके 100 साल भी हम इनको मैच नहीं कर सकते। ये धांधली के इन्वेंटर हैं, ये धांधली के आइंस्टाइन हैं। इनके जो तरीकेकार है ना धांधली के जो नए नए हैं, वो हम इनके नजदीक 2 नंबरी में नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, आपने जो अभी ऑर्डिनेंस पे बड़ी बात करी थी रुबीना कायम खानी साहिबा, और कहा कि तब्दीली नहीं आई। मैंने सिंध में जो इलेक्शन और वायलेंस देखा है और जो हलीम आदिल शेख का इन्होंने सबने मिलकर मुरब्बा बनाया है, काश के इलेक्शन कमिश्नर साहब इन सारे एमएनएस का भी उसी तरह नोटिस लेते और इनको भी उसी तरह के लेटर्स जारी करते और इनको निकाल के हल्के से बाहर फेंकते, जिस तरह दोहरा मेयार हमें वहाँ हलीम आदिल शेख साहब पे जो दहशतगर्दी के उन पे मुकदमे डाल के उनको जेल भेज दिया गया है। तो ये तरीकेकार है हमारी जो मशीनरी के अंदर इन्होंने लोगों को बिठाया। मैं जवाब दे अच्छा, आज भी पंजाब असेंबली ब्रेक के बाद एक सेकंड जी, मैंने अभी सुना है, अभी आप सुन ले, पहले मैं मौका देता हूं, सुन ले मेरी ब्रेक के बाद बात मुकम्मल करने फिर मौका देता हूं। एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कमल शोधव साहबा बात कर दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सदारती ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने आते ही 8 ऑर्डिनेंस पहले साल में पास कर दिए। एक मुशर्रफ साहब का था, 2008 में हो गए 9। 2009 में पीपल्स पार्टी ने 60 सदारती ऑर्डिनेंस पास किए, 10 में 7, 11 में 7, 12 में 4। इस तरह पीएमएलएन का जो 5 साल का दौर था उन्होंने 40 ऑर्डिनेंस पास किए और पीपल्स पार्टी ने लगभग 80 से 90 के करीब पास किए। और आरफ अलवी साहब के पास भी एक रिकॉर्ड है, उन्होंने एक दिन में 8 सदारती ऑर्डिनेंस पास किए। तो सदारती ऑर्डिनेंस तो सारे पास करते रहे हैं, ये कोई नई चीज़ और ऐसी कोई अछूत चीज़ तो है नहीं जो पहली दफ़ा हो रही है। जी कमल शोधव साहब, आप बात मुकम्मल करें फिर बात। जी इमरान, मैं पहले आपको अगर सदारती ऑर्डिनेंस पे ही आना, मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, टोटल अगर पीपल्स पार्टी के दौर के अगर आप ऑर्डिनेंस देखें तो 104 बनते हैं। 104 और नून लीग के पास 2/3 मेजॉरिटी, जी 2/3 मेजॉरिटी वाली नून लीग के 46 बनते हैं। और आइन का आर्टिकल 89 का क्लॉज 1 है, जिसको आरिफ अलवी साहब या कोई भी प्रेसिडेंट यूज करता है। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का 89 आर्टिकल का क्लॉज 1
पावर देता है सदर को, ये ख़त्म कर दें। अगर ऑर्डिनेंस का इतनी प्रॉब्लम होती है तो ये कोई गैर आइनी नहीं होता। दूसरा इन्होंने जिक्र किया, मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर थे, एक डिक्टेटर के ऑर्डिनेंस लाने में और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या एक जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट बैठे उसके जो ऑर्डिनेंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ला रहे होते हैं उसमें फ़र्क होता है। दूसरा इन्होंने ह्यूमन राइट्स का बड़ा जिक्र किया कि हमने बड़ा ज़बरदस्त हमने आइन साजी की, हमने कवानीन बनाए। इस वक्त भी ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्हीं के ही अभी 2 दिन पहले आपने ज़रा देखा होगा समा के भी एक कितनी मार कुट हुई है, वो बेचारे सहाफ़ी के घर में भी उसकी माँ को मारा पीटा, और एक और आपका कंपैटिबल चैनल है उधर भी जाके तोड़ फोड़ की गई। तो टॉलरेंस का लेवल और ह्यूमन राइट्स का लेवल हम देखते हैं अच्छी तरह से, और उस पर फिर हमें वो कहीं नज़र नहीं आए। छोटे जरदारी साहब बिल्कुल गायब है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं हैं, और उसके बाद अगले जवाब पे कहने वाली कि 1 अरब रुपए की जायदादें हैं, वो बिठा के लोगों को भाषण देती हैं कि जनाब लोगों तब्दीली को दफन कर दो, जाली ये हो गया, जाली वो हो गया। भाई आपकी अपनी हिस्ट्री जाली है, इसलिए प्लीज़ आप हमें भाषण ना दिया करें। फाफन की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, अभी रिसेंटली BBC के हार्ड टॉक में मोहतरम फ्यूजिटिव इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू आया। वो इंटरव्यू थोड़ी था, वो तो BBC वालों ने गुस्सा निकाल दिया उन पे। एंकर ने वो तो तबाह करके रख दिया। फाफन की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया कि 2018 के इलेक्शन ने सबसे बेहतर इलेक्शन कंडक्ट होने की और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो इंटरनेशनल आके यहाँ पे ऑब्जर्वर्स देके गए रिपोर्ट वो बताई है कि बेहतरीन इलेक्शंस हुए, और उससे बेहतर रिपोर्ट अगर आप फाफन दे रहा है तो किसी ग्राउंड रियलिटी पे दे रहा है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई और अगर वो बेचारे मासूम आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आप रिस्पॉन्ड कर रही हैं हिना साहब। किसने कहां से पकड़ा था? जो नारोवाल का हाल का आरओ है वो भी शायद बता दें। वैसे खवातीन के साथ प्रोग्राम करने में ये होता है कि मुझे ज्यादा चुप ही रहना पड़ता है। आप प्लीज अब बात करें, मतलब सवाल क्या पूछा? ये इन्होंने अपने लास्ट सेगमेंट में बात की कि PMLN जो है वो बड़ी माहिर है धांधली में, लेकिन 2018 के इलेक्शंस में जिस तरह RTS इन्होंने बिठाया और इमरान खान सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हमारे सर पे मुलव्वस किया, तो उस इनसे बड़ी धांधली कोई नहीं कर सकता। PTI आई ना हुकूमत में, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए, पंजाब में हमारी सीटें ज़्यादा थी लेकिन इन्होंने अपना जहाज़ चला के सीटें यहाँ पंजाब में हुकूमत भी बना ली, और अभी फिर सुना था हफीज़ शेख को कैंडिडेट बनाने के लिए दोबारा जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो रहे हैं। तो ये उसकी तो बात ना करें। देखिए अभी बाय इलेक्शंस ने शो कर दिया, चाहे डस्का हो, चाहे वजीराबाद हो, चाहे नौशहरा हो, चाहे सिंध हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, सब ने शो कर दिया कि इमरान खान को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। चाहे महंगाई की वजह हो, चाहे इनकी आटा चीनी चोरी की वजह हो, चाहे इनकी अपनी पार्टी के इख्तलाफात हों, चाहे ये खुद नौशहरा में कहते हैं लियाकत खटक जो है वो PMLN को सपोर्ट कर रहा है, जो भी चीज़ें हों। फिर इन्होंने एक बड़ी बात की जो हलीम आदिल शेख के साथ रवैया हो रहा है। मैं किसी भी अपोजिशन लीडर या किसी के साथ भी गलत रवैये को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इनको याद रखना चाहिए, आज पंजाब असेंबली में भी यही बात हो रही थी कि जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ रवैया रखा, नहीं उनको ना सांप छोड़ा, ना उनको मारा, ना उन्होंने हमजा, ना उनके ऊपर लोगों ने हमला किया, उनको क्लास मिली। रुबीना साहिबा हलीम आदिल शेख साहब पे रहम की अपील है एक हमारी तरफ से भी, हमारे भी दोस्त हैं वो। अच्छा नहीं, मैं अब ऑर्डिनेंस की बात कंप्लीट कर, नहीं मुझे टाइम खत्म हो गया, नहीं रीजन क्या है ओपन बैलेट का? इमरान रीजन ओपन बैलेट का ये है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इनके KPK में 30 से ज्यादा MPAs हैं जो इनको वोट नहीं दे रहे, कल 20 MPAs जो है ना वो पेशावर वाले इमरान खान के इजलास में मौजूद नहीं थे। तो ये रीजन है ओपन बैलेट का, और इस ऑर्डिनेंस लाने का रीजन ये है, और कोई रीजन नहीं है। कि मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से इमरान जरदारी लीग से आप किसी रहम की उम्मीद ना रखें, उनका स्टाइल ही यही है। आप चुप हो जाए, बीबी बहुत ज्यादा बोलती है और बदतमीजी से बोलती है, लोग आपको पसंद ही नहीं करते, मैंने जहां भी सुना है आपके लिए। खैर मैं ये कहूंगी कि जो NA-75 में जिस तरह से आप क्या चाहते थे कि वही यहाँ भी जो है आदिल शेख साहब जो है वो झगड़े करवाते, कत्ल और गारत करवाते, यहाँ की पुलिस जो है सांप फेंकने का वाकया तो फिरौन के दौर का है, आपने तो फिरौन के भी नंबर काट लिए। सांप कभी ओ हमारे दोस्त के ऊपर रहम करें। लेकिन एक बात है, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जख्मी होने के बावजूद, मार खाने के बावजूद, 50 लोगों के हमले के बावजूद
कुछ नहीं हलीम आदिल शेख बहादुर इंसान है कि उन्होंने सांप मार दिया था और खून आलूद डंडा और सांप वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो हलीम आदिल शेख साहब के लिए रहम की अपील है। बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।